हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक अगेन विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 3rd of September के हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज समथिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, कल सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया। कंडेम का मतलब उन्होंने बेसिकली इशू को रेज किया कि अभी भी सोशल मीडिया पर, या हम सोशल मीडिया की बात करें या नॉर्मल मीडिया की बात करें, तो अभी भी वहां पर कम्युनल कंटेंट दिखता है। जब हम उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बताया कि कैसे तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा था, है ना, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था कि उनकी वजह से कोविड 19 फैला है, नोवेल कोरोना वायरस फैला है। और जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा क्या कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इस चीज को रेगुलेट करने के लिए, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने अभी रूल्स फ्रेम किए हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जो कि बताता है रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में और कैसे ग्रीवियांसेस को रिजॉल्व करा जाएगा। किनके ग्रीवियांसेस को? जो भी सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनको। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है और उनके यूजर्स के लिए भी ग्रीवियांसेस रेजोल्यूशन लाया गया कि उनकी वजह से, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, कि कम्युनल कंटेंट ना फैल जाए इन दी नेशन, है ना, कम्युनल हार्मनी बनी रहनी चाहिए। तो उस चीज को सीजीआई ने टारगेट किया। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ना, देयर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बट दे आर नॉट शोइंग द अकाउंटेबिलिटीज। अगर एक यूजर लिख देता है तो अब उस यूजर को पकड़ना या उस यूजर के कंटेंट को, कि कम्युनल कंटेंट है या नहीं, इससे डिसहार्मनी फैल सकती है कि नहीं, ये सारी चीजें बेसिकली इंटरमीडिएटरी देखेगा। और इंटरमीडिएटरी कौन होता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखना चाहिए, बट दे आर इग्नोरिंग दैट। तो ये नहीं करना है। मूविंग फर्दर, सो अफगान ऑरिजिन टेरर प्राइम कंसर्न इंडिया। इंडिया का हमेशा से कहना रहा है, इंडिया ने हमेशा से बोला है कि अफगान ऑरिजिन टेरर जो है वो हमारा प्राइम कंसर्न है ना। क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी, जो इंडियन एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर टू कतर दीपक मित्तल, और जो अभी ऐसा ऐसा स्पेकुलेशन मिल रहा है कि जब तालिबान गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर होंगे वो होंगे शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानगजी। तो वो इंडिया के एम्बेसडर से मिले टू दी कतर, और उन्होंने यही बताया कि कैसा हो सकता है इंडिया के साथ रिलेशनशिप, तालिबान का या अफगानिस्तान का, जब तालिबान रिजीम गवर्नमेंट फॉर्म होगी अफगानिस्तान में। तो यही निकल के आया। तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की स्पोक पर्सन है अर्नब बागशी, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिला है फ्रॉम द अफगानिस्तान। एंड हाँ, इस चीज को लेकर अभी हमें कोई, अच्छा, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया ना, मीडिया ने जब क्वेश्चन पूछा उनसे अबाउट दी हकीनी को लेकर, क्योंकि हकीनी नेटवर्क जो है ना, वो बेसिकली यूएन ने भी डेजिग्नेट कर रखा है उसको टेररिस्ट ग्रुप। और हकीनी नेटवर्क एक देखा जाए तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ने भी उसको डेजिग्नेट कर रखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जब अशरफ घानी गवर्नमेंट थी या हामिद करजाई गवर्नमेंट थी, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, तो इंडियन एम्बेसीज पर, इंडियन एम्बेसडर्स पर अटैक करवाना, ये हकानी नेटवर्क ने करवाया था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। गुरुद्वारे पर अटैक करवाया था और डिफरेंट अदर थिंग्स, चीजें करवाई थी। ओके, सो वही मैटर ऑफ कंसर्न है, हकानी नेटवर्क। और बाकी बाकी उन्होंने बताया कि तालिबान का देखा जाए, तालिबान से हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, तो वी आर ओपन फॉर टॉक्स। एंड हो सकता है कि तालिबान और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन बन जाए। मूविंग फर्दर, सो कल एक रिपोर्ट निकल के आई। ओके, उस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन द मंथ ऑफ अगस्त, है ना, इन दी मंथ ऑफ अगस्त, जो एक्सपोर्ट है, मतलब इंडिया ने जो सामान बाहर भेजा टू दी डिफरेंट नेशंस, वो 45% से इंक्रीज हो गया। किसे कंपेयर में? कंपैरिजन टू दी अगस्त 2021, अगस्त 2020, अगस्त 2020 के कंपेयर करें और अगस्त 2021 का कंपेयर करें, तो एक्सपोर्ट जो है 45% से इंक्रीज हुआ है। और कितना एक्सपोर्ट हुआ इस बार इन दी मंथ ऑफ अगस्त? अराउंड $33 बिलियन। ये टोटल है ना, $33 बिलियन का टोटल है ये। ओके, और वही हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर इन दी मंथ ऑफ अगस्त जो हुआ था एक्सपोर्ट, इट्स अराउंड 22%, 22 या 23%। ओ सॉरी, इट्स 22.83 बिलियन डॉलर्स, इतना हुआ था। और हम अगर कंपेयर भी करें ना,
टू दी प्री पैंडेमिक लेवल पर, मतलब 2019 में जो अगस्त में एक्सपोर्ट था उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब उससे भी 27.5% ज्यादा एक्सपोर्ट रेज हुआ है। लेकिन उससे एक और प्रॉब्लम हुई है, ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ। और व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ना? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द इकोनॉमी। और ट्रेड डेफिसिट हमें मेंटेन करके रखना होता है, या ट्रेड सरप्लस होना चाहिए, ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए कंट्री की इकोनॉमी के लिए। होता क्या है, हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, हम चीजें अपना चीजें भेज रहे हैं, तो मतलब ये हम बिजनेस कर रहे हैं। बट इंडिया में बहुत सारी चीजें आती भी तो हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट इंक्रीज हो जाए और एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट इज हाइयर, इफ इंपोर्ट इज हाइयर, अगर इंपोर्ट हाई है, जैसे यहां पर अगस्त के मंथ का कैलकुलेट करें, तो इंपोर्ट अगर मान के चलते हैं इट्स 45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त, और एक्सपोर्ट कितना हुआ 33। तो ये कितने का डेफिसिट बताया? 12 बिलियन डॉलर का डेफिसिट दिख रहा है ना? कि हमने एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट ज्यादा किया, हमने चीजें ली ज्यादा है और हमने भेजे कम सामान है। तो ये ट्रेड डेफिसिट बताता है कि ट्रेड डेफिसिट है। तो वहीं ट्रेड डेफिसिट भी अराइज हुआ है, एक्सपोर्ट तो अराइज हुआ है, उसके साथ ट्रेड डेफिसिट भी अराइज हुआ। उसका मेन रीजन ये है, ट्रेड डेफिसिट अराइज वैसे हुआ, रीजन भी क्योंकि हमने गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया, येलो स्टोन जिसको बोलते हैं गोल्ड, हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया इन दिस मंथ। ओके, सो हाँ, अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट जो है लास्ट ईयर से ग्रो किया है 51%। और वहीं हम अगस्त 2019 मतलब प्री पैंडेमिक लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो 18% हाइयर है। सो ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ है। बट कल फाइनेंस मिनिस्ट्री की कल स्टेटमेंट आया तो उन्होंने यही बोला था कि जरूर धीरे धीरे जरूर अगस्त में कल रेवेन्यू जीएसटी कलेक्शन कम कलेक्ट हुआ है, बट दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक अच्छी बात है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्ट पेस से ग्रो कर रही है। सो वही बताया गया। सो इसमें से डरने की बात नहीं है। सो इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गुड राइट नाउ एज कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज जो अभी भी पैंडेमिक से ओवरकम कर रही हैं। मूविंग फॉरदर, सो सिटी न्यूज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी रीजनल पेज, टू दी नॉर्थ ईस्टर्न पेज। सो हुआ क्या 2020, इन द ईयर ऑफ 2020, इन द मंथ ऑफ मे, असम में बेसिकली बात करें तो असम में फायर लगी थी ऑयल वेल में, और बहुत लाइमलाइट में रहा था। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट एक नया पैनल बनाने वाला है ना, जिसमें एनजीटी की 10 मेंबर्स की कमेटी होगी। सॉरी, एक नया पैनल बनाने वाला है, इतना समझो, एनजीटी एनजीटी मत समझो, इतना समझो कि एक नया पैनल बनाने वाला है। उस पैनल का काम क्या होगा? पैनल का काम होगा टू एक्सेस द डैमेज, कि उस फायर से जो ऑयल वेल है, उस तेल के कुएं में जो आग लगी इन दी स्टेट ऑफ असम, तो याद रखना इट्स अबाउट दी भगजन ऑयल वेल फायर, इसका नाम याद रखना। तो ये ट्रेजिडी थी, ठीक है, ये नेचुरल डिजास्टर था। ठीक है, तो देखने के लिए कितना डैमेज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पैनल बनाया है ना। अब ये पता करना जरूरी भी है कि कितना हमको डैमेज पहुंचा है, इंडिया के रिसोर्सेज को कितना डैमेज पहुंचा है, तो ये पता करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मूविंग फर्दर, सो उड़ीसा के जो स्टेट लॉ मिनिस्टर हैं प्रताप जैना, जो कि उड़ीसा के कैबिनेट के भी पार्ट है, उनके ऊपर अभी एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर ऐसे ऐसे एक्यूजेशन लगाए गए कि उन्होंने बीजेपी के एक लीडर का मर्डर मर्डर किया है, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं। ठीक है, अब उसी को लेकर जब उड़ीसा में जब अभी रिसेंटली असेंबली स्टार्ट हुई, तो अपोजिशन जो है, मतलब बीजेपी बहुत ज्यादा असेंबली में रकस बनाने लगी, मतलब असेंबली को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भैया हम रेजिग्नेशन मांगते हैं फ्रॉम दी प्रताप जना फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ स्टेट लॉ मिनिस्टर, क्योंकि हम नहीं चाहते एक ऐसा आदमी जो लॉ मिनिस्टर है, कैबिनेट का पार्ट है, और उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं मर्डर के। ठीक है, तो जब तक चार्जेस क्लियर नहीं हो जाते या जब तक इस पर जजमेंट नहीं आ जाता, आप रिजाइन करो। और उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट से भी बोला है कि आप इनको कैबिनेट से बाहर कर दो। पॉलिटिकल न्यूज है, स्किप करना है तो कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, स्किप स्किप करना है तो कर सकते हैं आप, बिल्कुल। Moving further, so it's a good news from Karnataka. So what happened in the period of 97 day, in the period of 100 days, 100 दिन के अंदर अंदर कर्नाटका में जो कोविड-19 के केसेस निकल रहे थे वो 97% से डिप आ गया उनमें, 97% डिप आया। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, मूविंग फर्दर, सो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह कल बेसिकली कर्नाटका में ही थे। उन्होंने कर्नाटका में गए और कर्नाटका में वो कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई से मिले, और उन्होंने यही बताया,
उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका वो बोमई के अंडर में होगा, मतलब बसवराज बोमई लीडर होंगे बीजेपी के जब कर्नाटका में नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट इलेक्शन में कर्नाटका के जो एक्सिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, उनके अंडर उनके लीडरशिप में ही इलेक्शंस होंगे, उनकी लीडरशिप में ही बीजेपी की कमांड दी गई है। ओके, और उन्होंने बेसिकली जो येदुरप्पा जो प्रीवियस वो थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के ही थे, रिजाइन कर दिया उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी अच्छा काम किया, उन्होंने मतलब उनकी भी तारीफ करी है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द नोबल इंटेंशंस, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज अबाउट द हाइड्रो ऑनस्लॉट द हिमालयाज कैन नॉट टेक, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव और वी कैन से एनवायरमेंट ऑल्सो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दी थर्ड एडिटोरियल हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीजें पढ़नी है बस, और ये 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चन के आंसर पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोनों पर्सनैलिटीज ने, अच्छा एक एक क्वेश्चन में दोनों का आंसर सेम ही है। सो इन 4 क्वेश्चंस को पढ़ना, पता लगेगा कि जो अभी मोनेटाइजेशन प्लान है वो क्यों लिया गया, क्या चैलेंजेस है उसके, उसके चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाता है। सो इट्स रीड इट, और ये दोनों ने जो आंसर दिए हैं दे आर वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी इन दी ग्रेट अकेडमिशियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। मोंटेसेग अहलूवालिया तो फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के, मतलब हम बात कर सकते तो ये लास्ट प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरपर्सन थे, है ना। उसके बाद तो प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। फिर अजय शाह जो कि प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों अच्छे एकेडमिशियंस हैं और दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। सो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको पर डिस्कस करने वाले हैं, बाकी 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। चल, सो फर्स्ट वी डिस्कस दी एन हाइड्रो ऑनस्लॉट द हिमालयाज कैन नॉट टेक। तो ऑथर ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया ना एडिटोरियल, वो इस बात से स्टार्ट किया कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर किसी से गलती हो जाती है और उस गलती से तो कुछ डैमेज सफर होता है या कुछ भी सफर होता है, तो वो चीजों को सीखता है और वापस रिपीट नहीं करता, है ना। बट उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो ये जो गंगा हिमालयन बेसिस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें पॉलिसी मेकर्स फिर से मिस्टेक को रिपीट करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रिसेंटली अभी ऋषि गंगा वैली डिजास्टर हुआ था इन दी मंथ ऑफ फरवरी, जिसमें 200 लोगों की डेथ हुई थी, है ना। और बताया गया कि बिकॉज ऑफ द 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसके चलते ये डिजास्टर के चलते वो डैमेज हुए, और भी ज्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा, लाइफ को डैमेज पहुंचा। तो उन्होंने यही बताया कि मेकिंग दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक या मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी गंगा हिमालयन बेसिन, तो ये डिजास्टर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और उसके साथ साथ एंथ्रोप्रोजेनिक प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। अब एंथ्रोप्रोजेनिक प्रेशर का मतलब होता है ह्यूमन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग घर बना रहे हैं, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो ह्यूमन कर रहे हैं, ह्यूमन के साथ एनिमल्स भी कर रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। तो उसके साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बन रहा है, और जिसके चलते डैमेज और ज्यादा क्रिएट हो जाता है, जो कि और बहुत जो कि देखा जाए तो वो एरिया बहुत ज्यादा वर्नेबल है डिजास्टर से, सेंसिटिव रीजन है, सेंसिटिव एरियाज हैं। और गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट्स को अलाउ नहीं करें, इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, बल्कि गवर्नमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इन प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे रही है और प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो देखो हुआ क्या। अगर हम बात करें तो अभी ये इशू सुप्रीम कोर्ट में रेज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में रेज हुआ था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बेसिकली एफिडेविट फाइल किया था, और उस एफिडेविट में बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन पार्शली बन चुके हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड हिमालय रीजन में जो कि पार्शली कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आप परमिशन दे दो कि वो अपना काम पूरा कर लें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेसिकली पैसा लग चुका है ऑलरेडी। अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो अपने ही प्रॉमिस के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग गंगा को फिर से रेजुवेनेट करेंगे, फिर से उसको अलाइव कर देंगे और पॉल्यूशन फ्री कर देंगे। लेकिन बाय मेकिंग दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गंगा में पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, गंगा का रेजुवेनेशन बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। और
जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, केदारनाथ में जब फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड आया था 2013 में, याद करो, तब बहुत बड़ा डिजास्टर था, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हुई थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट बॉडी बनाई थी। क्या आप हमें ये बताओ कि क्यों हुआ ये, मतलब हम क्या चीजें, अगर ऐसे ऐसे नेचुरल डिजास्टर आएंगे तो हम इन चीजों को, या पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लाइफ को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई, और उस एक्सपर्ट बॉडी ने इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें बताया गया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो डैमेज या डिजास्टर जो बना है उसको और ज्यादा बेनिफिट हुआ, मतलब डिजास्टर और ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये एक्सपर्ट कमिटी जो पहली बनी थी उसका था, उन्होंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, है ना, ये बताया गया। लेकिन मिनिस्ट्री जो थी, मिनिस्ट्री ने इस एक्सपर्ट कमेटी जो वन बनी थी, एक्सपर्ट कमेटी जो कि किसके, रवि कपूर के चेयरमैन में थी, उन्होंने, वो इस एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन से खुश नहीं थे, तो उन्होंने दूसरी कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी 2, अंडर दी बीपी दास कमेटी। और उस कमेटी ने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, प्रोजेक्ट के डिजाइन में कुछ चेंजेस कर दिए। उन्होंने बताया कि अगर हम डिजाइन को चेंजेस कर देते हैं ना, तो ज्यादा इसका फिर डिजास्टर से कोई लेना देना नहीं होगा। तो वही ऑथर ने बताया कि देखो, मिनिस्ट्री जो है ना, या पॉलिटिशियंस जो है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मॉनेटरी गेन के लिए एक सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म जो लॉस है, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंज, वो लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके। फिर उन्होंने बताया डेंजरस रिवर्सल में, उन्होंने यही बताया कि मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन से खुद रिवील हुआ था इन दी ईयर ऑफ 2014 कि जो 2013 में फ्लड आए थे उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं होते तो शायद कम इंपैक्ट पड़ता, कम लोगों की लाइफ जाती, कम प्रॉपर्टी डैमेज होती। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मीटिंग हुई थी, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में खुद लिखा हुआ था कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को और नहीं बनने देंगे उत्तराखंड में, स्पेशली इन दी गंगा वाले रीजन में। बट उन्होंने एक बात बोली थी कि हाँ, जो प्रोजेक्ट 50% से उनका वर्क हो चुका है, उनका काम हो चुका है, वो लोग अपना प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उन प्रोजेक्ट्स को पूरा कंप्लीट होने दो। लेकिन ऑथर ने यही बताया कि इसका मतलब ये है कि ये तो यही मतलब हुआ कि हमारा पैसा तो लग चुका है, तो हम पूरा पैसा लगा देते हैं, और डैमेज तो होना ही है, तो डैमेज हो जाएगा और हो जाएगा। मतलब इसका मतलब यही है कि हम लोग जो मिस्टेक करते आ रहे थे, वो मिस्टेक हम लोग और करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा लग चुका है। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। 50% ज्यादा कंप्लीट होगा तो क्या हुआ, बल्कि आपका पैसा ही बचेगा और डिजास्टर भी तो बचेगा। ये भी तो देखो आप, कम इंपैक्ट होगा प्रॉपर्टी को, कम इंपैक्ट होगा लोगों की लाइफ के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि पैसा ऑलरेडी लग चुका है तो प्रोजेक्ट बनने दो। सो ये चीज ऑथर ने कंडेम करी है, दोनों ऑथर्स ने कंडेम करी है। और उन्हें बताया कि देखो, हाइड्रो पावर जो होता है ना, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है वाटर के ऊपर, कि वाटर कितना एक्सेस अवेलेबल है। जितना एक्सेस अवेलेबल होगा उतना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अच्छा वर्क करेगा। लेकिन वहीं बात करें क्लाइमेट चेंज को लेकर, अब क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा बहुत बड़ा इशू है, इट्स अ ग्लोबल इशू। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो यही है कि हमें जो मेल्ट हो रहा है या जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना है। तो अगर हम ग्लेशियर को कंट्रोल करेंगे मेल्ट होने से, तो एक्सेस वाटर आएगा कहां से? तो एक दूसरे का काउंटर करेंगे। या तो हम क्लाइमेट चेंज को बचा सकते हैं, या तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये बताया गया। और उन्होंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है ना, वो है क्रिटिकल सेडिमेंट हॉटस्पॉट पैराग्लेशियल जोन। आप उनको लेकर क्या कर रहे हो? उसको लेकर हमें और ज्यादा बेसिकली और ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। उसको लेकर हमें और ज्यादा, हमें चाहिए कि हम और ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करें। अच्छा, ये होता क्या है सेडिमेंट हॉटस्पॉट पैराग्लेशियल जोन? देखो, एक होते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। अब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं कुछ सीजन्स में, और वाटर में फ्लो होता रहता है ना, पानी फ्लो होता रहता है। नॉन पेरिनियल रिवर्स जो होती हैं, जैसे गंगा इज अ नॉन पेरिनियल रिवर्स, मतलब 12 महीने में वाटर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स। एक होती है सेमी या पैराग्लेशियल जोन। अब पैराग्लेशियल जोन का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ ग्लेशियर्स ऐसे होते हैं जो कि आधे पिघल चुके हैं। मतलब पहले इन मतलब कुछ पीरियड, कुछ सालों पहले ये बहुत बड़े ग्लेशियर्स थे, मतलब बहुत ज्यादा आइस थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब कुछ ही पार्ट बचा है ग्लेशियर का। अब जिसके चलते, अब ग्लेशियर तो जमीन के ऊपर ही होता है, आइस तो जमीन के ऊपर ही होती है ना। तो जिसके चलते सेडिमेंट्स बाहर निकल गए। मतलब
जो जमीन जो थी, जो ग्लेशियर से पहले दबी हुई थी, वो बाहर निकलने लगी, जमीन ऊपर आ गई। ठीक है, यही होता है। आप अब ऐसा करो, अब ग्लेशियर क्या था, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर मतलब जमीन के ऊपर आपने बिल्डिंग बना दी। ठीक है, अब बिल्डिंग खत्म हो गई, आधी बिल्डिंग चली गई, तो जमीन दिखने लगी ना। तो जिसके चलते जमीन देखने लगी, अब उन जमीन पर, उस सॉइल पर, उस लैंड पर फॉरेस्ट तो है नहीं, ट्रीज तो है नहीं, तो इसके चलते सॉइल भी जो है ना, वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ दी बेसिकली इरोजन की वजह से। सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। और जब लैंडस्लाइड आता है या अवलांस आता है, जिसके चलते ये सेडिमेंट जो है वो नीचे आने लगते हैं। तो देखा जाए तो अगर हमने केदारनाथ फ्लड को देखा था, तो केदारनाथ फ्लड में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसने डाला था, सेडिमेंट्स ने। अगर वाटर ही अकेला आता, वाटर अकेला आता, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रिवर वाटर का जो लेवल था इतना ज्यादा अराइज नहीं किया था। लेकिन बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट, अब सेडिमेंट जो है पार्टिकल्स होते हैं, नीचे जमीन पर रहते हैं, तो सेडिमेंट्स भी आए बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि हम लोग, अगर हिमालय इज ऑन दी अपर रीजन, तो अपर से लोअर पे तो इंटेंसिटी बढ़ती है, वाटर की फ्लो की इंटेंसिटी बढ़ती है, और वाटर के साथ साथ और भी चीजें फ्लो करती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, साइंस है। तो सेडिमेंट्स भी नीचे आने लगे। जब सेडिमेंट नीचे आने लगे, तो वाटर का जो लेवल था वो राइज हो गया, और फ्लड्स और ज्यादा आने लगी, है ना। वाटर का लेवल राइज और फ्लड ज्यादा आने लगी। तो यही बताया गया कि फ्लैश फ्लड्स कम जो आया था केरला में, वो सबसे ज्यादा डेंजरस, ये सबसे ज्यादा बेसिकली वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर क्यों था, बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट हॉटस्पॉट पैराग्लेशियल जोन की वजह से। और अगर हम ऊपर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही बनाएंगे, तो उसके चलते और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और बल्कि जो एक्सपर्ट कमिटी बनी थी ना, एक्सपर्ट बॉडी बनी थी, जो मिनिस्ट्री नहीं बनाई थी, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली भी नहीं, सेकंड वाली, उन्होंने बोला था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि प्रोजेक्ट जो है ना, वो प्रोजेक्ट 2000 मैट्रिक टन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें तो अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 4000 मैट्रिक से भी ज्यादा लोगों को प्रोजेक्ट दे रखा है कि आप बना सकते हैं। ओके, देन फिर आगे ये बताया रिस्क लेडेंट आर्टिफैक्ट्स, तो उसमें ये डिस्कस किया कि भैया अगर हम बात करें तो इंडिया में, उत्तराखंड में जो अर्थक्वेक आए, फ्लड्स आए, रेनफॉल आई, एवलांसेस आए, लैंडस्लाइड आई, तो देखा जाए ये रिस्क है टू दी प्रॉपर्टी एंड टू दी लाइफ ऑल्सो। और अगर हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट करते हैं ना, तो और ज्यादा बेसिकली इंपैक्ट पहुंचेगा, और रैपिड तरीके से ये चीजें एक्सपोज होंगी, है ना। और ये बेसिकली रिपोर्ट निकल के आई थी, ये पॉलिटिकल इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप ये चीज करते हो ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर उन्होंने बताया कि अगर पूरे वर्ल्ड में, अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, तो 20th सेंचुरी में जितने भी अर्थक्वेक आए हैं, जितने भी अर्थक्वेक आए हैं विद द मैग्नीट्यूड अबव 8, है ना, 8 मैग्नीट्यूड के ऊपर से जितने भी अर्थक्वेक आए हैं, उसमें से 15% ऑफ द अर्थक्वेक हिमालयन रीजन पे आए हैं। सो ये बेसिकली देखा जाए तो ये डरने वाली बात है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया 2015 में नेपाल अर्थक्वेक आया था, और बताया गया कि अराउंड नेपाल अर्थक्वेक के आने से बहुत सारे डैम्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले आप डैम बनाओगे, डैम बनाने के लिए आप क्या करते हो, पानी को रोकते हो, तो पानी को रोकते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑलरेडी बेसिकली डिक्लाइन पोजीशन पे है ना, हाई एल्टीट्यूड पर है, तो वाटर तो वैसे ही चाहता कि हम लोग फ्लो हो, तो फ्री फ्लो अलाउ कर देना चाहिए रिवर्स को। आप प्लेन एरिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाइए ना। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली देखा जाता है हाई एल्टीट्यूड पे बनते हैं, प्लेन एरिया पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि वाटर का जितनी वेलोसिटी होगी ना, उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी, तो वाटर की वेलोसिटी को हमें इंक्रीज करना पड़ता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पर प्रोजेक्ट बनाना ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। लेकिन उसका एक और नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है, वो है इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नेचुरल डिजास्टर्स। तो यही बताया गया। फिर आगे ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिए कि देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से जितनी भी ट्रेजेडी हुई है ना, नेचुरल डिजास्टर ट्रेजेडी हुई है ना, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का भी मेजर रोल था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब उसकी वजह से हुआ है, इनडायरेक्टली मतलब डिजास्टर आ गया लेकिन उसकी वजह से और ज्यादा डैमेज क्रिएट हो गया। फिर लास्ट में ऑथर ने ये लिखा है कि देखो रिवर्स को इजीली फ्लो होने दो, आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्यों बनाते हो, कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, है ना। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस और ज्यादा हाइज हो जाती हैं। तो इसके अच्छा है कि गंगा को हम इको सेंसिटिव जोन में रखें,
और उसको फ्री फ्लो होने दें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ये ऑथर ने बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पता लगेगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं बनने देना चाहिए इन दी हाई एल्टीट्यूड रीजन, स्पेशली इन दी उत्तराखंड वाले रीजन में। Moving further towards the second editorial, that is about the noble intention. So what happened? India president था इन द मंथ ऑफ अगस्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसने और सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, जो रेजोल्यूशन पेश किया था इंडिया ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593, उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया 3 परमानेंट मेंबर्स ने। यूएस ने इसको स्टैंड दिया, यूएस ने बोला रेजोल्यूशन अच्छा है, यूके ने रेजोल्यूशन बोला अच्छा है, फ्रांस ने बोला अच्छा है। हाँ, 2 कंट्रीज बची, 2 कंट्रीज ने डिनाई नहीं किया रेजोल्यूशन को, बट एब्सेंट हो गए, एक्सेप्ट करने में एक्सेप्ट हो गए कि हम इस पे वोट नहीं डालेंगे। तो इन एब्सेंशिया में थे वो लोग, उन्होंने वोट नहीं डाला। 2 परमानेंट नेशन कौन बचे? रशिया और चाइना। मतलब ना उन्होंने अगेंस्ट में बोला, ना उन्होंने फेवर में बोला, इससे चलते रेजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो गया। अब इंडिया ने की कंसर्न एड्रेस किए उस रेजोल्यूशन में। उन्होंने बोला कि देखो, तालिबान को सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए कि अफगान जो चाहते हैं कि हम अपने नेशन से चले जाएं, कुछ अफगान जो चाहते हैं कि हम तालिबान रिजीम में नहीं रहना चाहते हैं, हम बाहर रहना चाहते हैं, दूसरे नेशन में रहना चाहते हैं, तालिबान रिजीम में हम नहीं रहना चाहते, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए कि उनका सेफ इवैक्यूएशन हो जाए। और अफगान सॉइल का यूज नहीं होना चाहिए टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। ये 2 चीजें बेसिकली इंडिया ने एड्रेस करी हैं अपने रेजोल्यूशन में, जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, जो उन्होंने तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर इशू रेज किया है ना। और इंडिया जो चेयरमैनशिप में, उन्होंने बोला कि हम अफगानिस्तान की जो नई रिजीम है, हमें उनसे 3 चीज एक्सपेक्टेशन है, हम 3 चीज एक्सपेक्ट करते हैं। पहला, कि लोगों के आप राइट्स को अपहोल्ड करोगे, उनको इंपॉर्टेंस दोगे, उनके राइट्स को आप ब्रीच नहीं करोगे। तो पहला हम आपसे एक्सपेक्ट यही करते हैं, तालिबान रिजीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों के राइट्स को अपहोल्ड करोगे, उनकी राइट्स को ब्रीच नहीं होने दोगे। दूसरा, आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओगे, जिसके चलते जो भी एक्ट ऑफ टेरर हो रहे हैं, जैसे अभी अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पर, वो नहीं होने चाहिए। तो आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान को पूरा यूनिफाइड रखना है, सारे गवर्नमेंट को यूनिफाइड रखना है। कोई बेसिकली ये नहीं बोले कि हम रिजीम के अगेंस्ट में हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकते हो, रिजीम के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ। और तीसरा, आप अफगानिस्तान की सॉइल को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक्स, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान का सॉइल यूज ना हो, अफगानिस्तान का लैंड यूज ना हो फॉर द फ्यूचर टेरर एक्टिविटीज के लिए। तो हम 3 चीज एक्सपेक्ट करते हैं। और देखा जाए तो उस लैंग्वेज से पता नहीं लग रहा था कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने, मतलब अगर देखा जाए रेजोल्यूशन की जो लैंग्वेज थी ना, उससे ये डायरेक्टली पता नहीं लग रहा कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल या इंडिया ने तालिबान रिजीम को मान लिया है कि वो डिफॉल्ट पावर है अफगानिस्तान में। तो अभी माना भी नहीं है, अभी ऐसा कोई रियल इंटेंशन भी नहीं है बेसिकली यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का कि अफगानिस्तान को वो मान ले कि भैया यही अफगानिस्तान में पावर रूल करेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। देन फिर आगे यही बताया गया कि देखो, चाइना और रशिया दोनों अपोजिशन थे इस रेजोल्यूशन के, बट उन्होंने फिर बाद में डिसाइड किया कि नहीं, हम अपोजिशन में नहीं होंगे, हम एब्सेंट हो जाएंगे, ना हम इस पर फेवर में बोलेंगे, ना ही इसमें डिवाइड करेंगे। तो यही बताया गया कि जो डिवीजन दिख रहा है ना परमानेंट 5 नेशंस में, जो कि बताता है कितना कितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कितना काउंटर प्रोडक्टिव है, सिचुएशन को बल्कि रिजॉल्व नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा सिचुएशन को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देगा, यही बताया गया। सो लास्ट में यही कहना है कि देखो, इंडिया का मेजर रोल होना चाहिए अफगानिस्तान के फ्यूचर में, और अभी जो टॉक हुई है दोहा में, उस पर और ज्यादा वर्क करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और दोनों अफगानिस्तान गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, मतलब तालिबान रिजीम को भी करना चाहिए, जिससे दोनों में अच्छे रिलेशंस बने रहे। मूविंग फर्दर, अच्छा अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए, मोंटी साहूलवाली से भी क्वेश्चन पूछेगा, अजय शाह से भी क्वेश्चन पूछा गया, दोनों के सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन दोनों का अलग अलग स्टैंड है, कुछ क्वेश्चंस में दोनों का सिमिलर स्टैंड रहेगा। तो डिस्कस करते हैं क्या। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ गवर्नमेंट्स आइडिया ऑफ मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग एसेट टू बिल्ड फ्रेश एसेट्स। मतलब आप जो अभी एसेट मोनेटाइजेशन का जो आइडिया है जो गवर्नमेंट लेके आई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, है ना। तो अजय शाह ने आंसर दिया कि पहली बात तो ये, हमें ये जानना जरूरी है, उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उन्होंने ये बोला कि हमें ये जानना जरूरी है गवर्नमेंट ने एसेट मोनेटाइजेशन क्यों अडॉप्ट किया। क्वेश्चन तो यह, तो उन्होंने बताया कि देखो, कोई भी चीजों को अगर हम बात करें तो
अगर रेवेन्यू को जनरेट करना है गवर्नमेंट को तो दो स्टैंड हो सकते हैं, या तो आप प्राइवेटाइज कर दो, दूसरा या पीपीपी मॉडल पे लेके बना दो, है ना। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाओ, अच्छा आया क्यों एसेट मोनेटाइजेशन, आया क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, है ना। मिनिस्टर का क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हम एसेट मोनेटाइजेशन से जो अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको हम यूटिलाइज करेंगे। और यूटिलाइज कैसे करेंगे? प्राइवेट एंटिटीज को देंगे, लीज पर देंगे, शॉर्ट लीज पर देंगे, है ना, लॉन्ग लीज पर नहीं, शॉर्ट लीज पर देंगे, जिसका हमें रेंट मिलेगा, और उस रेंट जो पैसा आएगा उस पैसे को से हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्डअप करने वाले हैं, है ना। लेकिन अजय शाह ने बताया कि देखो मेन फोकस क्या है एसेट मोनेटाइजेशन का? इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। और नया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? दो रीजन से, दो रीजन से बन सकता है। पहला रीजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक का भी रोल हो, प्राइवेट एंटिटी का भी रोल हो, और एसेट बन जाए, और उसको पब्लिक प्राइवेट या प्राइवेट उसको ऑपरेट करे, दोनों ऑपरेट करे, या फिर गवर्नमेंट पूरे तरीके से बना दे। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है कि प्राइवेट के पास पूरा का पूरा रोल हो जाता है, प्राइवेट पूरे तरीके से ऑपरेट करता है, और गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि हम ओनर हैं इस चीज के। वहीं अभी हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट अकेला बनाए तो गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता था, दैट इज एसेट मोनेटाइजेशन। क्योंकि मेन जो चीज होती है ना, मेन जो हाई रिस्क वाला फेज होता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्लियर डेवलपमेंट। क्योंकि हमने बोल तो दिया, हमने प्लान तो बना दिया कि हम रोड बनाएंगे। देखो रोड को मेंटेन करना इट्स एन इजी टास्क, बट रोड को बनाना, हाईवे को बनाना इट्स एन डिफिकल्ट टास्क, हाई रिस्क टास्क है। तो गवर्नमेंट वही करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑलरेडी जो एसेट्स हैं वो तो बन चुके, उसको रेंट पे देगी प्राइवेट एंटिटीज को, और प्राइवेट एंटिटीज जब रेंट पैसा जब पैसा देंगे, तो उसका पैसा का यूज करके जो अर्लियर फेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो गवर्नमेंट बिल्डअप कर देगी, और जो गवर्नमेंट बिल्डअप कर देगी फिर उसको एसेट मोनेटाइजेशन कर देगी उस प्रोजेक्ट को, और फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा। तो इट्स ए गुड थिंग जो ऑथर ने बताया, और एक नया पॉइंट मिल रहा है एसेट मोनेटाइजेशन से लेकर कि एसेट मोनेटाइजेशन क्यों अच्छा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से और सोली गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी से। ओके, अब मोंटेग सिंह अहलूवालिया का क्या स्टैंड है? देखो मोंटेग सिंह अहलूवालिया ने बताया कि देखो अगर हम बात करें तो उन्होंने यही बताया कि देखो हम चाहते हैं, हमेशा यही स्टैंड रहा है कि गवर्नमेंट का कम रोल होना चाहिए, बेसिकली सेक्टर्स में गवर्नमेंट का कम रोल होना चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा पैसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में, तो अब पैसा कहां से आए? तो पैसा लाने के लिए एक अच्छा तरीका था एसेट मोनेटाइजेशन, जो कि उन्होंने किया, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो उन्होंने ये चीज बताई। हाँ, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताए, लेकिन प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, व्हाई वुड द गवर्नमेंट चूज एसेट मोनेटाइजेशन ओवर प्राइवेटाइजेशन, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन के साथ ही। क्यों है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में देखो मोंटेग सिंह अहलूवालिया का क्या स्टैंड है। सो मोंटेग सिंह अहलूवालिया ने बोला कि देखो जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हो जाता है, प्राइवेट कंपनी ओन कर लेती है ना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट कंपनी ओन कर ली। आप गवर्नमेंट का पहले 70% शेयर था, गवर्नमेंट ने क्या किया, 30% प्राइवेटाइज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट के पास 40% बचा और 30% जो है प्राइवेट एंटिटीज के पास है। तो मोंटेग सिंह अहलूवालिया का कहना है कि देखो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, मेन जो चीज है जमीन, लैंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो का पूरा ओनरशिप किसके पास चला जाता है? प्राइवेट एंटिटीज के पास। और वो ऑलरेडी लैंड इज सो वैल्यूएबल, क्योंकि लैंड ऐसा तो नहीं है कि लैंड जो है रिन्यू हो सकती है, एक और जमीन खरीद लेंगे, टेरिटरी तो उतनी ही है। तो लैंड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके चलते एसेट मोनेटाइजेशन एनी डे बेटर है प्राइवेटाइजेशन से। हाँ, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में, कुछ कुछ एसेट्स में जहां लैंड वैल्यूएबल नहीं है, वहां पर आप प्राइवेटाइजेशन कर दो, लेकिन जहां जहां लैंड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होता है गवर्नमेंट का, जहां जहां वैल्यूएबल है वहां वहां आप एसेट मोनेटाइजेशन करिए, ठीक है, वो बताया गया। देन जो अजय शाह का जो कहना है, अजय शाह ने जो बोला कि देखो उन्होंने बेसिकली इस चीज में उन्होंने अगेंस्ट में बोला कि देखो नहीं, प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ना कि एसेट मोनेटाइजेशन को। उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने बताया कि कभी बताओ जब भी आप कोई कार या कोई बाइक या कोई भी चीज रेंट करते हो, है ना, आप रेंट कर रहे हो, आप कभी रेंटेड गाड़ी को या रेंटेड कार को कभी धुलवाते हो? आप नहीं। जब तक आप ओनर नहीं बनोगे ना, आप उसकी केयर नहीं करोगे। तो वही चीज एसेट मोनेटाइजेशन में हो सकती है, क्योंकि एसेट मोनेटाइजेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को पता है कि हम ओनर नहीं है, तो वो कम केयर करेंगे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि आप
ओनर बन जाते हो। तो ओनर जब बनते हो तो आप ज्यादा केयर करते हो। तो एसेट मोनेटाइजेशन में जब आप लीज पे दोगे ना प्रॉपर्टीज को, रेंट पे दोगे ना प्रॉपर्टीज को, प्राइवेट एंटिटीज को, तो वो गलत तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जिसके चलते जिसके चलते देखा जाए तो या तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी प्राइवेट एंटिटीज, या तो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या तो आप प्राइवेटाइजेशन करो। तो उन्होंने यही बोला कि देखो प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा रोल मिलना चाहिए एज कंपेरिजन टू एसेट मोनेटाइजेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी की ज्यादा केयर करी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा केयर होगी। मूविंग फर्दर, उन्होंने बताया कि आर देयर वेज टू इंश्योर दैट देयर इज नो एसेट स्ट्रिपिंग बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स विथ लिमिटेड टाइम जोन्स। उन्होंने अब क्वेश्चन यही रेस कर दिया जो अजय शाह ने कंसर्न रेस किया था ना, कि आप हमें बता सकते हो कि एसेट स्ट्रिपिंग कैसे कम हो जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टर स्ट्रिपिंग नहीं करें एसेट्स को, उसकी वैल्यू कम डिक्रीज ना करें। तो उन्होंने यही बताया। मोंटेसे वाली का कहना है, देखो पहले क्या था, आप लीज पे देते हो, लीज इज अबाउट 90 ईयर्स, 99 ईयर्स, 200 ईयर्स, है ना। तो लीज में तो आप प्रॉपर्टी तो सही चलती है। जैसे ताज होटल्स का उन्होंने एग्जांपल दिया। ताज होटल्स क्या करते हैं, ताज होटल की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है दिल्ली में, लेकिन उनके होटल्स हैं, तो उन्होंने होटल्स को और बिल्डिंग्स को लीज पे ले रखा है। और लेकिन आप बिल्डिंग्स को देखो तो बिल्डिंग्स आर परफेक्ट, या बिल्ड परफेक्ट। तो वो करते क्या है, तो ताज होटल्स लीज पे लेते हैं, उनको डर नहीं होता, ताज होटल्स को डर नहीं होता कि एक बार लीज खत्म हुई तो हम लोग यहां से निकाल दिए जाएंगे। उनको पता है कि लीज फिर से रिन्यू हो सकती है। तो वही चीज आप एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस में भी कर सकते हो, कि अगर आप प्राइवेट एंटिटीज को यह भरोसा दिलवा दो कि भैया लीज को हम फिर से रिन्यू करवा देंगे, आप जैसी लीज खत्म होगी आपको निकालेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, तो एक जो फियर है प्राइवेट एंटिटीज के माइंड में वो कम होगा, और वो अपनी प्रॉपर्टीज को अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे। वो यही समझेंगे ना बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज को सही कर रखना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है जिससे एसेट की स्ट्रिपिंग रुक जाएगी। ओके, वहीं अजय शाह का कहना है, अजय शाह ने उल्टा बोला। अजय शाह ने यही बताया कि देखो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्राइवेट एंटिटीज फिर बाद में यही बोलेंगी कि जो गवर्नमेंट स्टेट है वो स्टेट दादागिरी दिखा रहा है, मतलब स्टेट अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। तो यही बताया गया कि रेगुलेटरी कैपेसिटी में देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। सो उन्होंने यही बोला कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, और यही बोलिए कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी और बिल्डिंग रेगुलेटिंग कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रेगुलेटरी कैपेसिटी वर्सेस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कितना आप रेगुलेट करोगे, कितना कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी है, उस बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। अगर जब आप छोड़ के जाओगे जो भी लॉस हुआ है वो लॉस आप रिकवर करोगे, स्टेट को रिकवर हो जाएगा। देन फिर यही बताया व्हाट अबाउट द रिस्क ऑफ द एसेट बीइंग ओन्ड बाय द फ्यू लार्ज कंपनीज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। देखो उन्होंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन में होता है ना, तो प्राइवेटाइजेशन में आम आदमी भी बेसिकली इक्विटी खरीद सकता है गवर्नमेंट एंटिटीज के। जैसे ओएनजीसी जब प्राइवेटाइज हुई थी तो भैया मेरे पास भी ओएनजीसी के शेयर है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के पास भी ओएनजीसी के शेयर्स हैं। लेकिन वहीं एसेट मोनेटाइजेशन में कुछ कॉर्पोरेशन ही ओन करती हैं, कुछ कंपनीज और कुछ बड़े बड़े ओनर, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही ओन कर पाते हैं प्रॉपर्टीज को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को। तो हाँ, ये इंपैक्ट है एसेट मोनेटाइजेशन का, ये नेगेटिविटी है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ही लिमिटेड नंबर पे रहते हैं। लेकिन ऑथर ने, मोंटेसे ने ये बोला कि अगर हम फॉरेनर्स को भी अलाउ कर देंगे ना तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी और क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये बताया गया। और इस बात पर अजय शाह भी एग्री कर गए। अजय शाह ने भी बात बोली है कि मोंटेसे ने जो बोला है कि हाँ ये दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, कि उसमें आम आदमी, एसेट मोनेटाइजेशन में आम आदमी का कोई रोल नहीं होगा। बट हाँ, उन्होंने एक चीज बताई कि अगर हम कंपटीशन बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इसका ज्यादा बेनिफिट मिले एसेट मोनेटाइजेशन का, तो फिर हमें प्राइवेट एंटिटीज को भी रोल देना होगा, तो फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ करना होगा। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, जो तालिबान और पाकिस्तान को लेकर है, तो तालिबान और पाकिस्तान को लेकर यही है कि इंडिया जो है, इंडिया तालिबान और पाकिस्तान को लेकर अपनी वॉच बना के रखा है, मतलब देख रहा है कि क्या टाइज होते हैं तालिबान पाकिस्तान को लेकर। क्योंकि जब से तालिबान रिजीम आई है तो इंडिया के फेवर में उन्होंने बात तो करी है, और तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान का भी इशू रेज किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ नेगेटिव वाले रोल इशू रेज किया। उनका एक तो पश्तून वाला जो रीजन है, पश्तून कम्युनिटी जो है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द तालिबान जो पश्तून से ही आते हैं, तो उनका यही कहना है कि पश्तून वाला जो रीजन है ना, हम डूरेंट लाइन को नहीं मानते। अब डूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर वाला एरिया, बॉर्डर लाइन है, ठीक है, उस बॉर्डर का नाम है डूरेंट लाइन। तो अफगानिस्तान, मतलब तालिबान रीजन का कहना है कि डूरेंट लाइन को नहीं मानते, क्योंकि पश्तून पाकिस्तान वाले रीजन में भी रहता है और अफगानिस्तान वाले रीजन में भी रहता है। और तालिबान रीजन में कहना है कि भैया पाकिस्तान का कुछ पार्ट इंडिया का भी, मतलब अफगानिस्तान का पार्ट है, क्योंकि वहां पश्तून के लोग रहते हैं, पश्तून कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो उसको लेकर बताया। और फिर उन्होंने जब कश्मीर वाला इशू रेज बोला था ना,
तो तालिबान रिजीम ने बोला था कि देखो पाकिस्तान और इंडिया का वो इंटरनल मैटर है, अफगानिस्तान को उसमें मत घसीटो। तो देखा जाए तो उन्होंने इंडिया के बारे में बात करी और पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात करी। ओके, कल 2+2 इंटर सेशनल मीटिंग हुई, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी और इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी दोनों मुलाकात किए अपने अपने काउंटर पार्ट से यूएस के, है ना। और ये हुआ इस वजह से क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर जो विजिट पे आने वाले हैं, ठीक है, यूएस की। मूविंग फर्दर, सो डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो डेप्यूटी स्पीकर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, है ना। और देखा जाए तो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होनी चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। लेकिन अराउंड 830 डेज से डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट पड़ी हुई, जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई कि भैया आप डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट क्यों है। जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर से क्वेश्चन पूछा है कि भैया आप बताओ कि क्यों खाली है। और कांग्रेस का कहना है कि हम चाहते हैं, कांग्रेस ने बोला है कि हम हमेशा डिमांड करते आ रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए इलेक्शन होना चाहिए। ओके, और अब डेप्यूटी स्पीकर की जब बात करें, डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट होती है ना इन दी लोकसभा, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट को मिले या अपोजिशन गवर्नमेंट को मिले, किसको भी मिल सकती है, रूलिंग गवर्नमेंट को भी मिल सकती है, अपोजिशन गवर्नमेंट को मिल सकती है। लेकिन अराउंड फ्रॉम दी, अगर हम बात करें फ्रॉम दी 11th लोकसभा से एक कस्टम चला आ रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर जो होता है ना वो अपोजिशन पार्टी का होता है फ्रॉम दी 11th लोकसभा, ठीक है। 11th लोकसभा से जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी का होता है, नॉट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का ये डेप्यूटी स्पीकर बनाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूविंग फर्दर, सो कल मीटिंग थी और मीटिंग में सबसे बड़ा जो इशू रेज हुआ, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है अभी हमारे जो बने हैं न्यूली इलेक्टेड एचआरडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना है, उन्होंने उस मीटिंग में उनका मेन जो इशू था वो ये था क्योंकि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अराउंड टोटल जो फैकल्टी की पोजीशन है वो 18,000 है, जिसमें से 6,000 ऑफ द फैकल्टी पोजीशन वेकेंट है, मतलब 1/3 ऑफ दी फैकल्टीज की पोजीशन वेकेंट पड़ी हुई है। जिसको लेकर उन्होंने दो स्कीम निकाली, एक तो है ग्लू ग्रांट स्कीम। अब ग्लू ग्रांट स्कीम है क्या, देखो दो इंस्टीट्यूशंस जो कि एक ही सिटी में, तो उनमें क्या होगा, उनमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे, मतलब यहां के बच्चे यहां जाएंगे और जो इस चीज में ये लोग अच्छे हैं उस चीज को यहां देने वाले हैं, और यहाँ के फैकल्टीज यहाँ रोटेट होती रहेंगी, फैकल्टी स्टूडेंट ये सारी चीजें रोटेट होती रहती, जिसके चलते जो स्टूडेंट जो ये वाला इंस्टीट्यूशन जिसमें ये कमी था, ये कमी को ये इंस्टीट्यूशन ओवरकम करेगा, और इस इंस्टीट्यूशन में जो कमी थी ये इंस्टीट्यूशन ओवरकम कर देगा। मतलब यहाँ के मान के चलो यहाँ पर फिजिक्स का प्रोफेसर बहुत अच्छा है तो यहाँ फिजिक्स कमजोर है तो यहाँ फिजिक्स का प्रोफेसर पढ़ाने भी आ जाएगा, तो दैट्स अ ग्लू ग्रांट स्कीम। और यहाँ पर यहाँ के केमिस्ट्री का फैकल्टी अच्छा है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर अच्छा है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी, केमिस्ट्री का फैकल्टी यहाँ पढ़ाने आ जाएंगे, तो रोटेट होती रहेगी। अब ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपका फैकल्टीज में हो, ये स्टूडेंट्स में भी होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग, स्पोर्ट्स एवरीथिंग। और एक और चीज आई है दैट इज क्रेडिट बैंक। होता क्या था क्रेडिट बैंक, अब जो लोग पीएचडी करते हैं तो आपको पढ़ाना पड़ता है ना। तो अब जज कैसे करते हैं कि आप क्या आप पढ़ाने लायक है कि नहीं। तो प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये था कि आप कितना वक्त बिताते हो कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में आप कितना टाइम बिताते हो। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बता दिया गया कि अब आ गया है अकेडमिक क्रेडिट बैंक। अब अकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में कितने दिन हो उससे पता नहीं लगेगा कि आप फैकल्टी बनने के लिए रेडी हैं या नहीं। अब पता कैसे लगेगा कि आपने कितना पढ़ाया है। आप क्रेडिट बैंक मतलब आपके क्रेडिट्स जुड़ते जाएंगे, मतलब आप जितना पढ़ाओगे ना आपके क्रेडिट्स जुड़ते जाएंगे और 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट जो है आप ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हो। मतलब ऑनलाइन अगर आप जो गवर्नमेंट का पोर्टल है स्वयं क्लासेस में अगर आप पढ़ाते हो ना तो आपके 40% ऑफ द क्रेडिट स्कोर जो है वो बढ़ जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे जब फैकल्टी के अपॉइंटमेंट की बात आएगी। मल्टीपल एंट्री में आपको एग्जिट पॉइंट में आपको हेल्प करने वाले हैं। मूविंग फर्दर, सो कल एक बहुत बड़े मेजर लीडर की डेथ हुई जम्मू एंड कश्मीर के, जो कि सेपरेटिस्ट लीडर है सैयद अली शाह गिलानी, उनकी डेथ हो गई 92 की एज में। तो पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें गिलानी के बारे में बात भी की गई और ये भी बताया गया कि अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या इवेंट्स हुए, तो पता लगेगा क्या क्या इवेंट्स हुए। जैसे 1947 में सेशन हुआ था इंडिया का, फिर 1953 में जो प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला, उनको डिथ्रोन किया गया था, द डिथ्रोनिंग ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर, उनकी डिथ्रोनिंग हुई थी। फिर जमात इस्लामी ने बेसिकली असेशन कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर का। 1919 में आर्म्ड रिबेलियन हुए थे।
फिर कश्मीर को लेकर सीक्रेट डायलॉग हुए थे 2000 में। फिर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखी है आर्टिकल 370 के अंदर, उसको अबॉलिश किया गया 2019 में। तो वो बताया गया कि ये सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर में हुई हैं। बल्कि ये नाम तो याद रखना ही है, सैयद अली शाह गिलानी, जिनकी डेथ हो गई, जो कि सेपरेटिस्ट लीडर थे। ओके, मूविंग फर्दर। सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं, उन मेंटल हेल्थ सेंटर्स में विमेन के राइट्स को अपहोल्ड होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में पता लगा कि विमेन्स आर डिनाइड फ्रॉम दी सैनिटरी नैपकिंस। उनको सैनिटरी नैपकिंस नहीं दी जा रही, उनको अपने बच्चे रखना अलाउड नहीं है, उनका कोई मदर चाइल्ड का कोई सेपरेट वार्ड नहीं है। तो जिसके चलते उनकी जो राइट्स है ना, वो ब्रीच हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि जितने भी मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें वुमेन के राइट को अपहोल्ड करिए, उनके राइट्स ब्रीच नहीं होने चाहिए। मूविंग फर्दर, सो डिफेंस एक्सपो होने वाला है, और डिफेंस एक्सपो जो होगा इस ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर 2022, वो होगा इन दी स्टेट ऑफ गुजरात में। और उसी को लेकर अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेंट्रल यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने रिव्यू किया प्रिपरेशन को। ओके, सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, शैलेंद्र सिंह जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट है और उसके साथ साथ बायोलॉजिस्ट भी हैं, है ना। तो इंडियन बायोलॉजिस्ट ने ग्लोबल अवार्ड जीता है फॉर टर्टल कंजर्वेशन को लेकर। उन्होंने 3 टर्टल की जो एक्सटेंड स्पीसीज थी, उन्होंने उसको सेफगार्ड किया, है ना, उसको उन्होंने बचाया है। लिख सकते हो सच एज, जैसे कि रेड क्राउन रूफ टर्टल, नॉर्दर्न रिवर ट्रैपियन, एंड देन अबाउट द ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। इन तीनों टर्टल्स को उन्होंने बेसिकली सेफगार्ड किया है, सर्वाइव किया है, सर्वाइवल दिया है उनको। तो उनको बेसिकली टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, ग्लोबल अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन। अब ये अवार्ड देता कौन है? बहुत सारी एजेंसीज हैं ये अवार्ड देती हैं, ये लिखा हुआ है। द अवार्ड हैज बीन बिस्टोड बाय सेवरल ग्लोबल बॉडीज, जिसमें से टर्टल सर्वाइवर अलायंस भी है, यू नो, IUCN भी है, फिर फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप भी है, ये सारी चीजें। देन कल्चर मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला कि जम्मू एंड जालियांवाला बाग का जो रेस्टोरेशन था, वो रेस्टोरेशन नहीं बल्कि रेनोवेशन था, जिसके चलते हिस्ट्री, उनकी जो ओरिजिनल हिस्ट्री है जलियांवाला बाग की, उस पर इंपैक्ट पड़ा है। उसको लेकर कल्चरल मिनिस्ट्री का कहना है, कल्चर मिनिस्ट्री ने बोला कि देखो, कि अभी हम बात करें तो जलियांवाला बाग में जो रेस्टोरेशन हुआ, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, हमने तो नहीं किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में हुआ है, सुपरवाइज में हुआ है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गलत तो नहीं हो सकती। और जो उस जलियांवाला बाग मासिकर में जिन लोगों की डेथ हुई थी, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, उनकी फैमिली मेंबर्स ने भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जलियांवाला बाग के रेस्टोरेशन को लेकर। उन्होंने ये कल्चर मिनिस्ट्री ने ये रखा हुआ है। अब कल्चर मिनिस्ट्री है कौन? खुद गूगल सर्च करना, प्रहलाद जोशी, वैसे प्रहलाद जोशी से कल्चर मिनिस्ट्री। फ्रॉम दी वर्ल्ड न्यूज, तो वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है। वन इज अबाउट द काबुल एयरपोर्ट। तो यूएस तो पूरे तरीके से निकल चुका है, और कतर और तालिबान जो है दोनों वर्क करेंगे काबुल एयरपोर्ट को फिर से रीओपनिंग के लिए। मतलब अभी अफगानिस्तान में कोई एंटर नहीं कर सकता, कोई फॉरेन नेशनल, लेकिन एयरपोर्ट तो होना चाहिए ना। तो काबुल एयरपोर्ट अगर खुल जाएगा, वर्किंग फिर से करने लगेगा, तो उसी को लेकर दोनों जो है वर्क कर रही हैं। तो टेक्निकल जो भी टेक्निकल पॉसिबिलिटीज है एयरपोर्ट को चालू करने के लिए, तो वो टेक्निकल असिस्टेंस बेसिकली कतर दे रहा है। और उसके साथ साथ कतर ने टर्की से भी हेल्प मांगी की है, टर्की से भी हेल्प मांगी कि भैया आप थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट दे दो, फिर से काबुल एयरपोर्ट जो है ओपन हो जाएगा। इन दी स्टेट ऑफ टेक्सास एक लॉ आया था, जो कि स्टेट ऑफ टेक्सास में ही एप्लीकेबल था, एंड दी लॉ इज कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने अबॉर्शन को चेक करवाया और अबॉर्शन में हार्ट बीट डिटेक्ट हो गई, है ना, फीटस की अगर हार्ट बीट डिटेक्ट हो गई, तो फिर आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। इस अबॉर्शन पर रिस्ट्रिक्शन लग गया था, जिसको लेकर बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई कि ये राइट टू अबॉर्शन के अगेंस्ट में है। जिसके चलते यूएस का जो टॉप कोर्ट है, मतलब फेडरल कोर्ट है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इस लॉ पे बैन नहीं लगा सकते, टेक्सास के लॉ पर हम बैन नहीं लगा सकते। तो ये है, ठीक है। सो आज की हम बात करें तो आज के एनालिसिस में हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय गाइस, एंजॉय योर डे।